सभी साथियों को नमस्कार। नानक क्लासेस के डिजिटल प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत है। हम यूनिट नंबर 4 को कर रहे थे। बेसिकली ये जो यूनिट है, ये यूनिट महत्वपूर्ण रहती है स्पोर्ट्स साइकोलॉजी को लेकर ये यूनिट जो है महत्वपूर्ण रहती है। अभी तक 2 क्लास हो चुकी है और 2 क्लासेस के अंदर हमने मनोविज्ञान के परिचय के बारे में पढ़ा है और शिक्षा मनोविज्ञान के बारे में अध्ययन किया है कि उनको आप कहाँ कहाँ इस्तेमाल कर सकते हैं, उनके क्या महत्व है, उनके क्या संप्रदाय हैं, उनके क्या शाखाएं हैं। आज हम वो जो भी चीज़ें अभी तक आपने पढ़ी है वो आप पेपर नंबर 1 के अंदर भी देखते हैं। लेकिन स्पोर्ट्स साइकोलॉजी या फिर खेल मनोविज्ञान, ये जो टॉपिक है ये आपको सिर्फ यहीं देखने को मिलेगा यूनिट नंबर 4 के अंदर, और ये अत्यंत महत्वपूर्ण टॉपिक भी है। जब आपके एग्जाम के लिए पेपर बनाए जाएंगे तो एग्जामिनर को भी पता होगा कि शिक्षा मनोविज्ञान और मनोविज्ञान जो टॉपिक है वो पेपर नंबर 1 के अंदर भी है और वो आपके यूनिट नंबर 1 के अंदर भी आ रहे हैं। लेकिन खेल मनोविज्ञान जो है वो एकमात्र आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। तो इस यूनिट का जो एक यूनिट नंबर 4 जो 20 अंक की यूनिट है, उसका मुख्य भाग, मुख्य अंश जो है वो हम अब पढ़ने जा रहे हैं, जो अब आपके सामने होने वाला है। सर्वप्रथम आपको ये देखना है, कल हमने जब शाखाओं के बारे में देखा था तो हमने देखा कि अलग अलग शाखाओं में जो मनोविज्ञान है, साइकोलॉजी जो है वो बटी हुई है। उसी तरह से एक शाखा आपके लिए यहाँ पे स्पोर्ट्स साइकोलॉजी या फिर खेल मनोविज्ञान भी है। जैसा कि आप सब जानते हैं कि मनोविज्ञान जो है वो व्यवहार का विज्ञान है, साइंटिफिक स्टडी ऑफ बिहेवियर है। आप व्यवहार के बारे में अध्ययन करते हैं। तो जब खेलों की बात हो रही है, तो जब खेलों से संबंधित जितनी भी चीज़ें हैं, जितने भी लोग हैं, जितने भी क्रियाएं हो रही है, उन क्षेत्र के अंदर, उस कंडीशन के अंदर जब आप व्यक्ति के व्यवहार का अध्ययन करते हैं तो खेल मनोविज्ञान की श्रेणी के अंदर आता है। एक चीज आपको यहाँ पे ध्यान रखनी है कि ये न सिर्फ खिलाड़ी से संबंधित है, बल्कि कोचेज, दर्शक, पेरेंट्स, जितने भी लोग उस खिलाड़ी के इर्द गिर्द हैं, उन सब से संबंधित ये रहने वाला है। इसके अलावा आपको ये ध्यान रखना है कि ये ऑप्टिमल परफॉर्मेंस के लिए, कि खिलाड़ी से प्रदर्शन करवाने के लिए, उसको ट्रेनिंग के दौरान बेहतर तरीके से सिखाने के लिए, जब उसको इंजरी हो तो इंजरी से आप कैसे उसको प्रॉपर तरीके से मनोवैज्ञानिक रूप से या फिर मेंटली स्ट्रोंग करके वापस लेके आएंगे। इसके साथ साथ आप वो व्यवहार कैसा करेगा दर्शकों के साथ, अपनी टीम के साथ, साथी खिलाड़ियों के साथ, कोचेस के साथ या फिर दूसरे अन्य जो स्टाफ है, ये तमाम जो चीज़ें हैं वो खेल मनोविज्ञान के अंदर आप पढ़ते हैं। तो चलिए हम परिभाषा देखते हैं। अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन के द्वारा जो परिभाषा दी गई है, APA, ये क्वेश्चन पहले पूछा जा चुका है, राजस्थान के अंदर नहीं, बाहरी किसी राज्य के अंदर ये क्वेश्चन पूछा गया है कि APA से क्या तात्पर्य है। तो अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन इसका पूरा नाम है। और विश्व भर के अंदर आप ये चीज़ देखते हैं कि वो तमाम विषय जिनकी उत्पत्ति जो है भारत के अंदर नहीं हुई है, उन विषयों के अंदर आज के दिन जो पथ प्रदर्शक हैं वो वेस्टर्न कंट्रीज हैं या फिर पश्चिमी देश जो हैं, वो उसके अंदर बहुत बेहतरीन कार्य कर रहे हैं। और भारत की जो एजेंसियां हैं, भारत के जो संगठन हैं, उनको देखकर चल रहे हैं या फिर उनको दिखाए हुए मार्ग पे चल रहे हैं, फिर वहां से आगे बढ़ रहे हैं। तो उसी तरह अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन जो मनोविज्ञान के क्षेत्र के अंदर बहुत बढ़िया काम जो है वो कर रहे हैं, उन्होंने परिभाषा दी है स्पोर्ट्स साइकोलॉजी की। सर्वप्रथम इसको एक बार हम इंग्लिश के अंदर देखेंगे, उसके बाद हिंदी के अंदर भी ये परिभाषा जो है हूबहू हम देखने वाले हैं। स्पोर्ट्स साइकोलॉजी एड्रेसेस, बताता है द इंटरेक्शन बिटवीन साइकोलॉजी एंड स्पोर्ट्स परफॉर्मेंस। ये संबंध को संबोधित करता है, संबंध को दर्शाता है। कौन? स्पोर्ट्स साइकोलॉजी संबंध को दिखाता है। किसके संबंध को? साइकोलॉजी मनोविज्ञान का और स्पोर्ट्स परफॉर्मेंस, खेल के जो प्रदर्शन है उसका, खेल का प्रदर्शन और मनोविज्ञान, इन दोनों के बीच में जो संबंध है उसको कौन दर्शाता है? स्पोर्ट्स साइकोलॉजी दर्शाता है। इसके साथ इंक्लूडिंग द साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट्स ऑफ ऑप्टिमल एथलेटिक परफॉर्मेंस, और ऑप्टिमल यानी कि बहुत बेहतरीन प्रदर्शन अगर आपको खेल के क्षेत्र के अंदर करना है तो उसके अंदर कौन कौन से मनोवैज्ञानिक फैक्टर्स या फिर मनोवैज्ञानिक पहलू जो है वो काम वहां पे करने वाले हैं। ये चीज भी आपको इसके अंदर देखने को मिलेगी। साइकोलॉजिकल केयर and well-being of athletes, coaches and sports organization and the connection between physical and psychological functioning। इसके साथ ये मनोवैज्ञानिक केयर या फिर मनोवैज्ञानिक देखभाल भी करता है, मानसिक रूप से देखभाल भी करता है। साइकोलॉजी जो है वो न सिर्फ एथलीट की बल्कि कोचेज की और संगठन के साथ और जो लोग जुड़े हुए हैं, इसके साथ आप एक दो चीज़ें और जोड़ सकते हैं कि पेरेंट्स के बारे में या फिर और जो चीज़ें हैं, खिलाड़ी से जुड़ी हुई तमाम जो चीज़ें हैं, उन सब की केयर कौन करेगा? मनोविज्ञान, खेल मनोविज्ञान जो है वो करेगा। और ये रिलेशन दिखाएगा, रिश्ता दिखाएगा किसके बीच में? फिजिकल यानी कि शरीर के बारे में, और साइकोलॉजिकल फंक्शनिंग, कि शरीर और मानसिकता जो है,
बॉडी और माइंड जो है आपस में मिलकर किस तरह से कार्य करते हैं। तो एक बहुत शानदार परिभाषा है जिसके अंदर सारी की सारी जो चीज़ साइकोलॉजी के अंदर आपको देखने को मिलती है वो सारी की सारी किस तरह से स्पोर्ट्स साइकोलॉजी के अंदर दर्शाई जा रही है। इसी परिभाषा को हम हिंदी के अंदर देखते हैं। खेल मनोविज्ञान जो है वो मनोविज्ञान और खेल प्रदर्शन के बीच में संबंध को संबोधित करता है जिससे उच्चतम खेल प्रदर्शन, मनोवैज्ञानिक देखभाल, एथलीट, प्रशिक्षक और खेल संगठनों की भलाई और शारीरिक और मनोवैज्ञानिक कार्यप्रणाली के बीच में संबंध शामिल है। जो चीज हमने एक्सप्लेन की उसी को यहाँ पे बताया गया है कि किस तरह से जो खेल मनोविज्ञान है वो खेल प्रदर्शन के बीच में और मनोविज्ञान के बीच में संबंध जो है उसको यहाँ पे दर्शा रहा है, उसके संबंध जो है उसको संबोधित करता है या फिर बता रहा है, जिसमें उच्चतम खेल प्रदर्शन, मनोवैज्ञानिक देखभाल की जाती है, एथलीट, प्रशिक्षक और खेल संगठन जितने भी हैं उनके खेल संगठन जब नाम लेंगे तो तमाम जो लोग हैं खेल संगठनों के साथ जुड़े हुए हैं वो अपने आप इसके अंदर इंक्लूड हो जाएंगे, अपने आप इसके अंदर गिने जाएंगे। शारीरिक और मनोवैज्ञानिक कार्यप्रणाली या फिर हमारा शरीर और हमारा बॉडी जो है वो किस तरह से कार्य करती है उसके बीच में भी संबंध जो है वो यहाँ पे दर्शाया जाता है। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि खेल मनोविज्ञान का महत्व क्या है, खेल मनोविज्ञान जो है इसका महत्व क्या है, स्पोर्ट्स साइकोलॉजी का यहाँ पे महत्व क्या है, कि क्या जरूरत पड़ी कि उसको खेलों के मनोविज्ञान को खेलों के अंदर लाया गया, ऐसी क्या जरूरत पड़ी है। आप अगर इंटरव्यूज को देखेंगे खिलाड़ियों के तो वो बताएंगे कि जब हाईएस्ट लेवल पे खिलाड़ी खेलते हैं, इंटरनेशनल लेवल पे खेलते हैं, तो स्किल के अंदर जो फर्क है वो 19-21 का फर्क होता है सिर्फ, कि कौन सा खिलाड़ी कितना टैलेंटेड है। आप अगर 2 या 4 एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी खिलाड़ियों को छोड़ देंगे तो तमाम जितने भी खिलाड़ी हैं वो सारे के सारे एक ही लेवल पे पाए जाते हैं, एक ही तरह के बॉलर हैं, एक ही तरह के बैट्समैन हैं, एक ही तरह के वो फील्डर हैं। फुटबॉल में बात करें, किसी भी खेल के अंदर बात करें तो लगभग जो खिलाड़ी हैं एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी खिलाड़ी को छोड़ने के बाद तमाम जो खिलाड़ी हैं वो एक ही लेवल पे पाए जाते हैं। अब उन खिलाड़ियों को एक दूसरे से अलग कौन करता है या फिर उनको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कौन बनाता है, वो उनकी मेंटल एबिलिटी बनाती है, उनकी मानसिक रूप से वो कितने मजबूत हैं। जब आप बात करते हैं विराट कोहली की तो विराट कोहली को महानतम खिलाड़ियों में क्यों गिना जाता है, क्योंकि जब रन चेज करने की बारी आती है, जब मेंटल प्रेशर सबसे ज्यादा होता है तो उस समय विराट कोहली जो है वो सबसे मजबूत दिखाई आपको देते हैं। तो यहाँ पे कि खिलाड़ी जो है स्किल सबके पास एक जैसा है, सबके पास एक जैसा स्किल है, लेकिन उसके अंदर बाहर निकल के या फिर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी खिलाड़ी कौन सा नजर आएगा, जिसके पास मेंटल एबिलिटी बहुत ज्यादा बेहतरीन होगी या फिर मनोवैज्ञानिक जो फैक्टर्स हैं, मनोवैज्ञानिक पहलू जो हैं उनको बेहतर तरीके से इस्तेमाल जो है वो कौन करेगा। प्रमुख चीजें, मनोवैज्ञानिक क्षमताओं का विकास। अब मनोवैज्ञानिक जो है उनको हायर किया जाएगा, खेल मनोवैज्ञानिक जो है उनको हायर यहाँ पे किया जाएगा और वो खिलाड़ी को किस तरह से फायदा पहुंचाएंगे या फिर क्या महत्व खिलाड़ी के लिए वो रहने वाले हैं। तो पहला है कि मनोवैज्ञानिक क्षमताओं का विकास। मनोवैज्ञानिक क्षमताएं कौन सी होंगी, जिसके अंदर मनोवैज्ञानिक क्षमताओं के अंदर गोल सेटिंग आएगा, पॉजिटिव आउटलुक आएगा, सेल्फ कॉन्फिडेंस आएगा, सेल्फ बिलीव आएगा, मोटिवेशन आएगा, वो तमाम चीजें, इमेजिनेशन आएगा। एक खिलाड़ी जो है वो अच्छा प्रदर्शन कब करेगा, जब उसके पीछे ये सारी की सारी चीजें बैकग्राउंड के अंदर चल रही है, कि उसको अपनी काबिलियत पे विश्वास है, वो पॉजिटिव है, पॉजिटिव आउटलुक के साथ वो मैदान के अंदर उतरा है, कि उसकी जो थिंकिंग है वो बहुत बेहतरीन है, वो बहुत पॉजिटिव है, हर मुश्किल से मुश्किल सिचुएशन के अंदर भी वो पॉजिटिव रह रहा है। इसके अलावा वो मोटिवेटेड है, अभिप्रेरणा उसके पास पूरी है। इसके अलावा उसने आने से पहले जो भी मुश्किल परिस्थितियां आने वाली है उन सबको उसने इमेजिन करके देख लिया है। सेल्फ इमेजिनेशन भी एक मनोवैज्ञानिक पहलू, और इन सब का विकास होगा तो खिलाड़ी जो है वो अपने आप मुश्किल परिस्थितियों के अंदर बेहतर प्रदर्शन जो है वो करेगा। खिलाड़ी जो है वो बिखरेगा नहीं। एक इंग्लिश के अंदर कहावत है कि अंडर द हैमर, की जब प्रेशर पड़ेगा, जब आपके ऊपर हथौड़ा जो है वो चलाया जाएगा सिचुएशन का, तो उस समय आपको बिखरना नहीं है, उस समय आपको कॉम्पैक्ट रहना है, उस समय एक मजबूत रहना है आपको। गामक कौशल और सीखने में सहायता। एक चीज जब आप परिभाषाएं देखेंगे स्पोर्ट्स साइकोलॉजी की तो उसके अंदर एक दो चीजें आएगी। एक आएगा वहां पे सीखना और एक वहां पे आएगा प्रदर्शन। दो चीजें हैं कि एक एग्जीक्यूशन और एक है लर्निंग, कि आप जब स्किल सीख रहे हैं तब भी आपको मनोविज्ञान की जरूरत पड़ेगी, और जब आप परफॉर्म कर रहे हैं तब भी आपको मनोविज्ञान की जरूरत जो है वो पड़ने वाली है। गामक कौशल सीखने के अंदर आप जब मोटर स्किल सीख रहे हैं तो उसके अंदर आपको जरूरत जो है वो मनोविज्ञान की पड़ने वाली है, कोच को भी जरूरत पड़ने वाली है। आप लर्निंग कर्व के बारे में देखते हैं, आप सीखने का पठार सुनते हैं, उसके अंदर एक मोमेंट आता है, एक ऐसा
थोड़े समय प्रैक्टिस करने के बाद एक सिचुएशन ऐसी पैदा होती है जहाँ पे खिलाड़ी जो है उसकी प्रगति जो है वो एकदम रुक जाती है। रुकती किस वजह से है कि वो बोरियत की वजह से रुक सकती है, वो हो सकता है कि एक ही जैसे जो ट्रेनिंग मेथड चल रहे हैं उसकी वजह से रुकती है, वो थकान की वजह से रुकती है, वो जिस माहौल के अंदर ट्रेनिंग कर रहा है उसके अंदर एडजस्ट नहीं कर पा रहा है, उसकी वजह से उसकी जो तरक्की है, प्रगति जो है वो रुक सकती है। तो इन्हीं सब को खिलाड़ी को खुद भी समझना है और कोच जो है वो भी खिलाड़ी को ये चीजें जो है वो समझाएगा या फिर समझेगा, और उनके निस्तारण जो है वो कोच के द्वारा किया जाएगा। तो मनोविज्ञान जो है व्यवहार को समझेगा कोच अपने खिलाड़ी के, और उसकी गामक कौशल सीखने के अंदर जो चीजें रोड़ा बन रही हैं, जो चीजें बाधाएं उत्पन्न कर रही हैं, उनको वो हटाएगा ताकि खिलाड़ी जो है वो बेहतर प्रगति जो है वो कर सके। व्यवहार को समझने में सहायक, व्यवहार को समझने में सहायक के अंदर आप देखेंगे कि खिलाड़ी जो है, हर खिलाड़ी जो है वो एक जैसा नहीं होता, चाहे वो एक टीम के अंदर खेल रहे हैं, एक माहौल से निकल के आए हैं। अब इंडिविजुअल डिफरेंस या फिर व्यक्तिगत भिन्नताएं पड़ते हैं। तो एक टीम के अंदर 11-15 खिलाड़ी, 20 खिलाड़ी हैं, तो सभी के सभी जो खिलाड़ी हैं वो अलग होंगे, अलग अलग सिचुएशन में अलग अलग तरह का रिस्पॉन्स वो करेंगे। तो आपको यहाँ पे ध्यान रखना है कि व्यवहार का संबंध प्रत्यक्ष रूप से मनोविज्ञान से है, और जब खेलों के अंदर आप अप्लाई करेंगे तो आप पढ़ने का प्रयास सबसे ज्यादा जो करेंगे वो खिलाड़ी के व्यवहार को करेंगे, कि अलग अलग सिचुएशन के अंदर, अलग अलग कंडीशंस के अंदर, चाहे वो मुश्किल परिस्थिति है, चाहे वो अच्छी परिस्थिति है, चाहे वो लगातार आप हार रहे हैं, लगातार आप जीत रहे हैं, उन सब के अंदर आपका व्यवहार जो है वो एक जैसा नहीं रहेगा। कोच को वो व्यवहार को पढ़ना है, और किस तरह की सिचुएशन के अंदर कौन सा खिलाड़ी जो है वो इस्तेमाल किया जा सकता है। अगर उसके पास ऐसे खिलाड़ी नहीं है जो हर तरह की सिचुएशन के अंदर उपयोग किए जा सकते हैं, तो आप उनको वो चीज़ें सिखाएंगे। उनको अब साइकोलॉजिस्ट की या फिर मनोवैज्ञानिक, जो खेल मनोवैज्ञानिक है, उनकी आप मदद लेंगे, और खिलाड़ियों को हर सिचुएशन से निपटने के लिए आप तैयार करेंगे। उनकी मेंटल एबिलिटी जो है वो इतनी बेहतर होनी चाहिए कि वो हर सिचुएशन के अंदर अपना मैक्सिमम, अपना जो अधिकतम योग्यता है उसको वो दर्शा सके। तो व्यवहार को समझने में सहायक जो कोच होगा, कोच के लिए ये बहुत ज़्यादा जरूरी है, कप्तान के लिए ज़्यादा ये बहुत ज़्यादा जरूरी है। आप देखते हैं कि आपके पास एक स्ट्राइक बॉलर मौजूद है, लेकिन उसके बाद भी कप्तान जो है वो किसी एक अलग बॉलर को लेके आता है, किसी एक अलग बॉलर को लेके आता है। तो उसकी वजह ये है कि कप्तान जानता है कि इस सिचुएशन के अंदर मुझे, इस हार्ड सिचुएशन के अंदर मुझे कौन सा बॉलर जो है वो बेहतरीन परफॉर्म करके दे सकता है। इसी तरह कोच और खिलाड़ी जो है वो अलग अलग परिस्थितियों के अंदर अपने खिलाड़ियों को समझाते हैं कि आपको इस समय क्या काम करना है। वो व्यवहार को समझते हैं, और समझने के बाद वो उनको गाइडलाइंस देते हैं। इमोशन या संवेग को समझने में सहायक दो चीजें हैं। मनोविज्ञान जो है वो आपके शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, संवेगात्मक हर तरह के विकास के अंदर आपको सहयोग करेगा। मनोविज्ञान से आप अपनी टीम के अंदर जो माहौल चल रहा है, या फिर विभिन्न खिलाड़ियों के जो इमोशंस हैं, उनको भी आप कंट्रोल कर सकते हैं, उनको भी आप मैनेज कर सकते हैं। मैनेज बहुत अच्छा शब्द है, कंट्रोल की वजह से मैनेज कर सकते हैं। और इंसान जो है उसके भाव जो है वो निरंतर बदलते रहते हैं, इमोशन जो है वो निरंतर बदलते रहते हैं, और उन इमोशंस पे चेक रखना जो है वो कोचेस का काम है। तो आपको वहां पे ध्यान रखना है कि जिस तरह से आप व्यवहार को समझते हैं, व्यवहार के जैसा ही एक इमोशन है, संवेग है, कि संवेग को भी आपको निरंतर चेक के अंदर रखना पड़े। खिलाड़ी खुद के संवेग जो है उसको वो पहचान करे, उनको वो ध्यान रखे, और कोच जो है वो टीम का माहौल चेक कर, माहौल जो है कि माहौल खुशनुमा है, माहौल के अंदर थोड़ी निराशा है, कैसा माहौल चल रहा है, उसको भी वो ध्यान रखे। मनोवैज्ञानिक तैयारी, मनोवैज्ञानिक तैयारी के अंदर आप किन किन चीजों को यहाँ पे रख सकते हैं। देखिए, मनोवैज्ञानिक तैयारी, जो मनोवैज्ञानिक क्षमताएं जो है उन्हीं को फिर दोबारा आप किसके अंदर लेके आएंगे, मनोवैज्ञानिक तैयारी के अंदर लेके आएंगे। मनोवैज्ञानिक तैयारी होती क्या है? एक बड़े मैच से पहले एक खिलाड़ी कैसे तैयार करता होगा? क्या खिलाड़ी एक बड़े मैच से पहले क्या ट्रेनिंग, कुछ अगर मैं क्रिकेट की एग्जांपल की बात करूँ, क्या वो कुछ 5-7-10 ओवर ज़्यादा डालता होगा प्रैक्टिस सेशन के अंदर, या वो 15-20 बॉल ज़्यादा खेलता होगा? उन चीज़ों के अंदर वो ज़्यादा परिवर्तन ना करके एक बड़े मैच से पहले वो तैयारी किस तरह से, कौन सी तैयारी को ज़्यादा महत्व देते हैं, वो मनोवैज्ञानिक तैयारी को ज़्यादा महत्व देते हैं। मनोवैज्ञानिक तैयारी या फिर मेंटल प्रिपरेशन जो है वो क्या है, कि आप मैच से पहले तमाम जो चीज़ें होने वाली हैं, मान लीजिए कि कल मैच है, तो कल मैच से पहले आज आप एक तो पॉजिटिव रहेंगे, आप अपने मन के अंदर ये विश्वास रखेंगे कि मैं अच्छा प्रदर्शन करूंगा, कल अगर मुझे रन बनाने हैं, कल मुझे अगर विकेट लेनी है, तो बहुत बेहतरीन हम करने वाले हैं, पूरी की पूरी टीम जो है वो अच्छा खेलने वाली है। इसके अलावा आप इमेजिन करेंगे कि मुझे कौन सा बॉलर कि कहाँ पे बॉल कर सकता है, मुझे किस सिचुएशन के अंदर कल खेलना पड़ सकता है, और उस सिचुएशन के अंदर मैं क्या क्या काम करूंगा। वो तमाम जो चीज़ें हैं, आप अपने से पॉजिटिव बात करते हैं, आप निरंतर जो पॉजिटिव थॉट्स रखते हैं, और
वो एक प्रिपरेशन करने के बाद फिर आप जब मैच के अंदर उतरते हैं तो वो जो सिचुएशन आने वाली है वो आप पहले एक दिन पहले सोच के आए हैं कि यहाँ पे ये चीज़ होगी तो मैं ये करने वाला हूँ, तो आप वहाँ पे बहुत स्ट्रांग रहते हैं, आप वहाँ पे सरप्राइज्ड नहीं होते हैं। तो मनोवैज्ञानिक तैयारी या फिर मेंटल प्रिपरेशन जो है कि आप पहले से इमेजिन करते हैं, आप पॉजिटिव रहते हैं, आप फुल ऑफ कॉन्फिडेंस रहते हैं, आप अपनी योग्यताओं पे विश्वास दिखाते हैं, आप ये मानकर चलते हैं कि कल कोई भी मुकाबला जो होने वाला है उसके उसके लिए मैं बिल्कुल बेहतरीन रूप से मैं तैयार हूं, तो आप निश्चित रूप से जो आपका प्रदर्शन है वो बेहतर होता है। तो खेल प्रदर्शन में सुधार, ये तमाम जो चीजें हैं जो आप जब करोगे, ये तमाम चीजें आप करोगे, आप अपने इमोशंस को चेक में रखोगे, आप टीम के व्यवहार को चेक में रखोगे, आप बेहतर मेंटल प्रिपरेशन करोगे, आप मनोवैज्ञानिक तैयारी बहुत बेहतरीन करोगे, तो निश्चित रूप से उसका प्रभाव जो है आपके खेल के ऊपर पड़ेगा कि आपका प्रदर्शन जो है वो अपने आप सुधार होगा। उसके बाद हम बात करते हैं कि क्षेत्र की, स्कोप की, कि वो स्कोप जब भी वहां पे आएगा तो ये चीज आपको देखनी है कि खेल मनोविज्ञान का इस्तेमाल जो है वो कहाँ कहाँ, यूज जो है वो कहाँ कहाँ किया जा सकता है, कि उसका यूज कहाँ कहाँ किया जा सकता है। यूज के अंदर कुछ चीजें, पहला है पर्सनैलिटी, व्यक्तित्व। मनोविज्ञान ओवरऑल भी, चाहे साधारण मनोविज्ञान की बात करें, जब आप मनोविज्ञान का इस्तेमाल विद्यार्थियों पर करेंगे तो विद्यार्थी का जो व्यक्तित्व है, पर्सनैलिटी जो अपने आप निखरनी शुरू हो जाएगी। उसी तरह से व्यक्तित्व जो है, जब आप खेल मनोवैज्ञानिक या कोचेस जो है वो मनोविज्ञान का इस्तेमाल खिलाड़ी पर करेंगे तो खिलाड़ी की जो पर्सनैलिटी है वो डेवलप होगी। पर्सनैलिटी एक खिलाड़ी के रूप में पर्सनैलिटी का डेवलपमेंट का किस तरह से आप उसके रंग रूप से, उसके कद काठी से नए होकर पर्सनैलिटी है कि वो बड़ी सिचुएशन में खुद को हैंडल किस तरह से करता है, वो रिस्पॉन्स किस तरह से करता है, उसके दिमाग के अंदर क्या विचार चल रहे होते हैं। पर्सनैलिटी का मतलब, बड़ा खिलाड़ी किसको बोला जाता है, कि जिसकी पर्सनैलिटी जो है वो बड़ी होती है। और बड़ा खिलाड़ी, बड़ी पर्सनैलिटी का मतलब है कि जो भिन्न भिन्न परिस्थितियों के अंदर बेहतर प्रदर्शन करने में योग्य हो। उसी तरह से यूथ स्पोर्ट्स के अंदर, बात हम यूथ स्पोर्ट्स की कर रहे हैं, थोड़ी देर पहले मैंने बताया कि आप इसको एग्जीक्यूशन लेवल पे और सीखने के लेवल पे, दो मैंने मुख्य लेवल बताए। इसके अलावा आप रिहेबिलिएशन के अंदर, जब खिलाड़ी जो पुनर्वास करके खेलों के अंदर वापस आता है, इंजरी के दौरान जब वो इंजरी को ठीक कर रहा है, उसके पारिवारिक जो स्थितियां हैं या फिर उसकी जो आसपास सोशल लाइफ है उसको हैंडल करने का, तमाम हर जगह पे आपको स्पोर्ट्स साइकोलॉजी जो है वो काम आएगी। चाहे आपकी डिप्रेशन के अंदर है, स्ट्रेस के अंदर है, वो तमाम चीज़ें जहाँ पे आपके खेल मनोविज्ञान काम आने वाला है। यूथ स्पोर्ट्स के अंदर, क्योंकि उन खिलाड़ियों को हमें आने वाले दिनों में, आने वाले सालों में अंतर्राष्ट्रीय स्तर के लिए तैयार करना है, जहां पे कंपटीशन जो है वो बहुत नेक टू नेक रहता है, कि बहुत ज़्यादा हाई कंपटीशन वहां पे रहता है। तो हमें चाहते हैं कि जब खिलाड़ी वहां पे जाए तो न केवल स्किलफुल हो, लेकिन वो उन स्किल को प्रदर्शन करने के लिए उसके पास कॉन्फिडेंस भी होना चाहिए, वो मनोवैज्ञानिक रूप से भी तैयार होना चाहिए, उसको इतना एक्सपोजर मिल जाए। आईपीएल को देखते हैं आप, आईपीएल ने भारतीय जो क्रिकेट है उसको किस तरह से बदला है, कि जो खिलाड़ी हैं वो मनोवैज्ञानिक रूप से बहुत ज़्यादा मजबूत हो गए। आप देखते हैं कि 2002-2003 के पास जब डेब्यू हुआ करता था खिलाड़ियों का, तो डेब्यू के समय वो घबराहट रहती थी कि जो इस विश्व स्तर के जो खिलाड़ी हैं उनको आप किस तरह से खेलेंगे। लेकिन आज आप देखते हैं कि जो युवा खिलाड़ी हैं वो उन बॉलर्स को आईपीएल में 18 या 19 साल की, 20 साल की उम्र से खेल रहे हैं, और जब वो अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में उतरते हैं तो अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में वो चीज़ें उसको नई नहीं लगती है, और जो नए खिलाड़ी आते हैं वो बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं। तो इसी तरह से यूथ स्पोर्ट्स के अंदर आप उनको मनोवैज्ञानिक रूप से मजबूत करते हैं। एक तो वो बेहतर सीखे, बेहतर जल्दी जल्दी वो डेवलपमेंट हो उसका, और दूसरा जब डेवलपमेंट हो रहा है तो सिर्फ स्किल ही ना सीखे, वो मनोवैज्ञानिक रूप से या फिर मेंटल उसका एस्पेक्ट है, जो मनोवैज्ञानिक तैयारी है वो बहुत बेहतरीन होनी चाहिए, ताकि वो कल को जाके बड़ी स्टेज पे टूट ना जाए। उसके बाद बात करते हैं कोचिंग या फिर प्रशिक्षण। कोच के लिए मनोविज्ञान का होना बहुत ज़्यादा कंपलसरी है। कोच जो है वो न सिर्फ आपको सिखाएगा, बल्कि टीम को कंबाइन रखने का काम भी किसका है, कोच का है। जब टीम हार रही है, मोमेंटम हमारे पक्ष में नहीं है, जब हम अच्छा नहीं खेल रहे हैं, उस समय भी उस चीज को, टीम के मोरल को उठाने का काम, टीम को संभालने का काम, टीम को एकजुट रखने का काम, तमाम जो काम है वो कोच के हैं। इसके अलावा खिलाड़ी जो है, कोई भी खिलाड़ी ट्रेनिंग के अंदर बेहतर नहीं कर रहा है, खिलाड़ी किसी चीज़ से जूझ रहा है, स्ट्रेस से जूझ रहा है, एंजाइटी से जूझ रहा है, तमाम जो चीज़ें वो पिक करने की, या फिर आप कह सकते हैं कि उन चीज़ों की पहचान करने का जो काम है वो कोच का ही है। कि कोच न सिर्फ बच्चे को खिलाएगा, न सिर्फ खिलाड़ी को ट्रेनिंग देगा, वो रणनीति भी तैयार करेगा, वो योजना भी तैयार करेगा, वो दूसरी टीम की योजनाओं को भी ध्यान में रखेगा। इसके अलावा कोच अपने खिलाड़ियों के व्यवहार को भी ध्यान में रखेगा, उनके इमोशंस को भी ध्यान में रखेगा, कैसा मोमेंटम चल रहा है, कैसा माहौल चल रहा है, उनसे खिलाड़ियों को बचा के भी रखेगा, उनको मोटिवेशन, उनको गाइड भी सब कोच करेगा, उनको पॉजिटिव रखने का काम भी किसका है, कोच का है। तो एक कोच का अच्छा मनोवैज्ञानिक होना बहुत ज़रूरी है। आपके पास डिग्री हो या नहीं हो, लेकिन
एक चीज आप कभी भी देखना कि अच्छा कोच, ये खासकर एक वो व्यक्ति जो लीड कर रहा है किसी चीज को, जो लीडर होता है, चाहे वो टीम का कैप्टन है, चाहे वो टीम का कोच है, चाहे कोई पॉलिटिशियन है, चाहे किसी संगठन का नेता है, कोई भी व्यक्ति हो सकता है, वो अच्छा मनोवैज्ञानिक होगा, क्योंकि वो लोगों की भावनाएं जो है उनको पढ़ना जानेगा और उनका सोल्यूशन देना जो है वो उस व्यक्ति के पास होगा। उसके बाद है टीम प्रोसेस। टीम प्रोसेस का मतलब है कि 11 फुटबॉल के अंदर, क्रिकेट के अंदर 11 इंडिविजुअल खिलाड़ी जो है वो अच्छी टीम नहीं बनाते हैं कभी भी। अच्छी टीम बनती है जब 11 के 11 खिलाड़ी एक होते हैं, तब वो अच्छी टीम बनती है। अब 11 इंडिविजुअल, इसका बहुत जो बेहतरीन एग्जांपल अभी हाल फिलहाल के अंदर फुटबॉल के अंदर हुआ, पीएसजी पेरिस सेंट जर्मन फुटबॉल क्लब है, फ्रांस का एक फुटबॉल क्लब है, उसके पास नेमार, एम्बापे और मेसी जैसे 3 खिलाड़ी बहुत शानदार खिलाड़ी थे, और उन 3 खिलाड़ी, विश्व के 3 सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी उनके पास होने के बावजूद भी वो सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन नहीं कर पाए, क्योंकि जो कोच है वो टीम को एक करने में कामयाब नहीं रहे। तो आपको एक चीज यहाँ पे ध्यान रखनी है कि टीम प्रोसेस की, एक 11 खिलाड़ियों को लेकर, 18 खिलाड़ियों को लेकर, 24 खिलाड़ियों को लेकर उनकी जो टीम बनाने की एक जो काम है, वो भी कोच को आना चाहिए। वो भी कोच को आना चाहिए कि वो उससे टीम कैसे तैयार करेगा, उनको एकजुट कैसे करेगा, उनके अंदर मित्रता है वो कैसी रहेगी। हर खिलाड़ी एक दूसरे पे विश्वास कर रहे हैं, हर खिलाड़ी जो है वो एक दूसरे के प्रति समर्पण है कि अगर ये खिलाड़ी कोई गलती कर रहा है तो उस गलती की भरपाई मैं करूंगा, उस गलती की भरपाई मैं करूंगा। तो वो जो चीज है वो टीम प्रोसेस से होगी। जब पूरे के पूरे जो खिलाड़ी हैं वो एकजुट होंगे तो वो एक टीम का हिस्सा बनेंगे। 11 खिलाड़ी होने से टीम नहीं होता है। टीम होती है कि जब सबका एक दूसरे के ऊपर विश्वास है, एक दूसरे के प्रति समर्पण है, और सब एक दूसरे की गलतियों को नजरअंदाज करके बेहतर प्रदर्शन करने का प्रयास करते हैं। तो ये काम भी किसका है? कोच का है, और इसमें भी मनोविज्ञान जो है वो बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा प्ले करेगा। अब देखते हैं कि कोई महत्वपूर्ण टूर्नामेंट से पहले या फिर कोई नए यूनिट इकट्ठी हुई है तो उनको फन गेम्स खिलाए जाते हैं, उनको मनोरंजनात्मक खेल खिलाए जाते हैं। या आप भारतीय टीम के बारे में भी देखेंगे तो जब वो विदेश के अंदर दौरों पे जाते हैं, या कोई नया कोच जब आता है तो नया कोच उनको खाने पे लेके जाते हैं। या फिर आपने सुना होगा कि जब मैं टीम के अंदर नया नया गया तो मुझे सीनियर प्लेयर खाने पे लेके गए, या फिर सीनियर प्लेयर ने हमसे हंसी मजाक की, हमें झिझक थी थोड़ी। तो वो सारी की सारी प्रोसेस किसकी है? टीम बिल्डिंग की है, टीम प्रोसेस की है, कि एक एक जो बाहरी व्यक्ति आया है उसको टीम के अंदर शामिल किस तरह से किया जाए। तो वो सारी की सारी चीजें मनोविज्ञान या फिर खेल मनोविज्ञान के अंदर आती है। मोटिवेशन, अभिप्रेरणा, इसके बारे में ज्यादा बात करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप सब जानते हैं कि बिना मोटिवेशन के ना पढ़ाई होगी, ना खेल होगा, ना बिजनेस होगा। कोई भी चीज जो है वो बिना मोटिवेशन के नहीं हो सकती है। तो एक टीम जो है वो अच्छा प्रदर्शन तभी करेगी जब वो मोटिवेटेड होगी, जब वो कंबाइन होंगे, जब सब एक लक्ष्य की ओर अग्रसर होंगे। इसके अलावा एक बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट, आपके सिलेबस के अंदर ये डिटेल के अंदर नहीं है, सेकंड ग्रेड और फर्स्ट ग्रेड के अंदर ये मिलेंगे आपको। अराउजल, एंजाइटी, स्ट्रेस, उत्तेजना, चिंता और तनाव, ये सारी की सारी जो चीजें हैं ये खिलाड़ी के जीवन का, दैनिक जीवन का हिस्सा है। दैनिक जीवन का हिस्सा है। कोई भी मैच से पहले खिलाड़ी जो है वो थोड़ा तनाव के अंदर रहता है, अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाता है तो उसकी वजह से उसको तनाव रहता है। कि जब चीज़ें अच्छी नहीं चल रही हैं तब भी थोड़ा तनाव होता है, और जब कोई बड़ी स्टेज आती है तब भी थोड़ा तनाव। आप अभी अगर पीछे की कुछ 1 साल पहले का देखें, विराट कोहली की जब सेंचुरी नहीं आई थी 2 साल तक, तो आप देख रहे थे कि 30 रन बन रहे हैं, 40 बन रहे हैं, 50 बन रहे हैं, 60 बन रहे हैं, लेकिन वो बड़े स्कोर के अंदर तब्दील नहीं हो पा रहे हैं। तो वो जो स्ट्रेस है, वो जो एंजाइटी है, वो जो बार बार टूट जाना है, लेकिन उसके बाद जब एक बार 100 बना अफगानिस्तान के खिलाफ, उसके बाद लगातार जो है सेंचुरीज आ रही हैं, बड़े स्कोर आ रहे हैं। तो उससे खिलाड़ी जो है किस तरह से निपट पाएगा, किस तरह से उस एक पॉइंट से बाहर आ पाएगा, उसके लिए भी आपको खेल मनोवैज्ञानिकों की आवश्यकता रहती है। या तो खिलाड़ी इतना स्ट्रोंग है कि वो उस चीज को अपने पास फटकने नहीं दे रहा है, अपने पास अगर वो चीजें, स्ट्रेस एंजाइटी आ रही है तो उनको वो मैनेज करना जानता है। और अगर वो मैनेज नहीं करना जानता है तो खेल मनोवैज्ञानिक जो है उसकी सहायता करेंगे, और उसको उसका जो नेचुरल खेल है, जो उसका बेसिक प्ले है, कि वो जो भी चीजें करता है वो चीजें वो बिना किसी झिझक के साथ, बिना किसी तनाव के साथ करता जाए, और जो चीजें जो बेहतर होती जाएंगी। यहाँ पे हमने पढ़ा है स्कोप की, किस तरह से हम कहाँ कहाँ पे इनका इस्तेमाल कर सकते हैं। कि व्यक्तित्व निर्माण के लिए किया जा सकता है, छोटे बच्चे जो हैं, यूथ स्पोर्ट्स है, उनके अंदर इस्तेमाल किया जा सकता है, कोचिंग के अंदर उसका इस्तेमाल किया जाए, टीम को बनाने के अंदर, टीम प्रोसेस, टीम बिल्डिंग के अंदर, टीम डायनेमिक्स के अंदर उसका इस्तेमाल किया जा सकता है। मोटिवेशन, अभिप्रेरणा के लिए आप स्पोर्ट्स साइकोलॉजी का इस्तेमाल कर सकते हैं। अराउजल, एंजाइटी और स्ट्रेस से निपटने के लिए आप स्पोर्ट्स साइकोलॉजी या फिर खेल मनोविज्ञान जो है उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं कि परिभाषाओं की।
परिभाषाओं के माध्यम से हम जानते हैं कि खेल मनोविज्ञान जो है वो क्या है। खेल मनोविज्ञान अर्थ, परिभाषा और प्रकृति। मनोविज्ञान की वह शाखा जो खेल की स्थितियों में मानव व्यवहार से जुड़ी है। अभ्यास और प्रतियोगिता दोनों ही स्थितियों में खिलाड़ी के प्रदर्शन में गुणात्मक सुधार लाती है। जो बात अभी तक हम कर रहे थे उसी बात को यहाँ पे दोहराया गया है कि खेल की परिस्थितियों के अंदर जब खिलाड़ी खेल रहे हैं, चाहे वो ट्रेनिंग के अंदर है, चाहे वो सीखने के दौर में है, चाहे वो निष्पादन के रूप में है, प्रदर्शन के रूप में है, परफॉर्मेंस के रूप में है, एग्जीक्यूशन के रूप में है, किसी भी तरह से जब वो खेल रहा है तो उस दौरान मानव व्यवहार जो है वो कैसा होता है, उसका अध्ययन जो है वो क्या कहलाता है, खेल मनोविज्ञान। खिलाड़ी के प्रदर्शन सुधारने के लिए उसके व्यवहार का अध्ययन जो करना है वो क्या है, खेल मनोविज्ञान या फिर स्पोर्ट्स साइकोलॉजी कहलाता है। कुछ परिभाषाएं हैं जहां से क्वेश्चन कई बार पूछ लिया जाता है, उनको हम देखते हैं। पहली परिभाषा है सिंगर की, दूसरी परिभाषा ब्राउनी मोहिनी और तीसरी मेहोनी और जॉन लूथर। तीन परिभाषाएं आपके सामने है। खेल मनोविज्ञान खिलाड़ियों के व्यवहार का अध्ययन है। खिलाड़ियों के व्यवहार का अध्ययन है। खिलाड़ी यानी कि खेल की परिस्थितियों में जब खिलाड़ी खेल रहा है, नहीं खेल रहा है, उस तमाम उसके आसपास की जो दुनिया है उसका उसको उसके संबंधी जो व्यवहार कर रहा है उसका अध्ययन कौन करता है, खेल मनोविज्ञान करता है। खेल मनोविज्ञान खेल और शारीरिक क्रियाकलापों के सभी स्तर पर मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों को लागू करने का प्रयास करती है। सभी स्तर पर, वो स्तर कौन कौन से हैं कि उसके जीवन के तमाम जो पहलू हैं उन पे मनोवैज्ञानिक सिद्धांत जो है, प्रिंसिपल्स जो हैं, उनको लागू करने का प्रयास करती है ताकि उसकी जो लाइफ है वो क्या हो जाए, इजी हो जाए। जॉन लूथर कहते हैं कि खेल मनोविज्ञान खेल के समस्त क्षेत्रों में निष्पादन, एग्जीक्यूशन, सीखने और उसके सहकारी व्यवहार यानी कि वो कॉर्पोरेट कैसा कर रहा है टीम के साथ, उसको टीम प्रोसेस या फिर टीम बिल्डिंग या फिर टीम को बनाने की जो संबंध में बात हो रही है, वो दूसरों से कैसा व्यवहार कर रहा है, में मनोवैज्ञानिक तथ्यों और सिद्धांतों को लागू करती है। सेम बात, वही चीज यहाँ पे तीनों ने बोली है। इसके बाद हम देखते हैं जेएम बर्न्स की परिभाषा है। खेल मनोविज्ञान शारीरिक शिक्षा की वह शाखा है जिसका संबंध व्यक्ति की शारीरिक सुयोग्यता, फिजिकल फिटनेस से होता है जो खेलकूद में भाग लेने से आती है। जेएम बर्न्स की परिभाषा थोड़ी सी अलग है। इन्होंने फिजिकल फिटनेस एक शब्द पहली बार यहाँ पे आया है। ये एक आपको यहाँ पे थोड़ा ध्यान रखना है कि वह शाखा जिसका संबंध जो है वो शारीरिक सुयोग्यता या फिर फिजिकल फिटनेस से आता है जो खेलकूद में भाग लेने से आती है। खेल मनोविज्ञान के जनक जो है वो कौन है, जनक कोलमैन ग्रिफिथ को क्या बोला जाता है, जनक बोला जाता है। और ये क्वेश्चन 2018 के अंदर पूछा जा चुका है, पीटीआई थर्ड ग्रेड के अंदर 2018 के अंदर पूछा जा चुका है। इनकी दो पुस्तक है, द साइकोलॉजी ऑफ कोचिंग 1926 और द साइकोलॉजी ऑफ एथलेटिक्स 1928। तो ये क्वेश्चन अभी तक पूछा जा चुका है। तो नीचे की दोनों जो पुस्तकें हैं उनके बारे में आपको थोड़ा ध्यान रखना है कि हो सकता है कल ये पूछ ली जाए। आगे बढ़ने से पहले हम कुछ चीजें और देखते हैं स्पोर्ट्स साइकोलॉजी के संबंध में। 1898 के अंदर नॉर्मन ट्रिपलेट के द्वारा प्रथम एक्सपेरिमेंट किया गया, या फिर प्रथम जो रिसर्च जो है वो की गई, और इसका नाम क्या था, सोशल फैसिलिटेशन। आपके नोट्स के अंदर आपको ये चीज ऐड करनी है। सोशल फैसिलिटेशन नाम से प्रथम जो एक्सपेरिमेंट किया गया, प्रथम जो रिसर्च की गई, वो किसके द्वारा की गई, नॉर्मन ट्रिपलेट के द्वारा की गई। इसके अंदर इन्होंने किस चीज का पता लगाया, इन्होंने किस चीज के बारे में अध्ययन किया। इन्होंने ये बोला कि साइकिलिस्ट जो है, जो साइकिल चलाते हैं, जो खिलाड़ी साइकिल चलाते हैं, साइकिलिस्ट जो है उनके साथ अगर पेस मेकर होते हैं या फिर कंपिटिटर्स होते हैं, पेस मेकर एथलीट के जो लॉन्ग डिस्टेंस रनर है उनके साथ भी रखते हैं और साइकिलिस्ट भी के साथ भी रखते हैं कि एक मुख्य खिलाड़ी को उसकी पेस जो है वो कम ना हो जाए, इसकी उसके साथ भागते हैं। तो उस एक्सपेरिमेंट के अंदर इन्होंने सोशल फैसिलिटेशन नाम से जो एक्सपेरिमेंट था, इसके अंदर इन्होंने पाया कि जब आपके साथ कोई कंपिटिटर होता है, कंपटीशन के लिए होता है, या फिर पेस मेकर आपके साथ होता है, तो आप बेहतर परफॉर्म करते हैं।
एक तो ये चीज नॉर्मन ट्रिपलेट ने प्रथम जो एक्सपेरिमेंट स्पोर्ट्स साइकोलॉजी के अंदर हुआ उसके अंदर ये चीज जो है वो निकल कर आई। उसके अलावा एक चीज आपको यहाँ पे ध्यान रखनी कि 1920 के अंदर कार्ल डीएम के द्वारा स्पोर्ट्स साइकोलॉजी की प्रथम लैब खोली गई, लेबोरेटरी खोली गई। प्रथम लेबोरेटरी, प्रथम लैब जो है स्पोर्ट्स साइकोलॉजी की कब खोली गई? 1920 कार्ल डीएम के द्वारा। कहां पे खोली गई? बर्लिन, जर्मनी। और इसी के साथ भारत का भी आपको ध्यान रखना है। भारत के अंदर ये काम सर्वप्रथम किसने किया? भारत के अंदर ये काम सर्वप्रथम किसने किया? एमएल कमलेश। भारत के अंदर सर्वप्रथम ये काम किसने किया? एमएल कमलेश। उसके बाद 1925 के अंदर कॉलमैन ग्रिफिथ जो है, जिनको शारीरिक खेल मनोविज्ञान का जनक कहा जाता है, इन्होंने एथलेटिक रिसर्च लेबोरेटरी खोली। कहाँ पे? यूनिवर्सिटी ऑफ इलियोनिस। कहाँ खोली इन्होंने? यूनिवर्सिटी ऑफ इलियोनिस के अंदर खोली। आपको क्रम से चलना है। सर्वप्रथम आपको 1898 के अंदर नॉर्मन ट्रिपलेट ने जो एक्सपेरिमेंट किया, जो रिसर्च की, उसके बारे में आपको ध्यान रखना है। उसके बाद 1920 के अंदर कार्ल डीएम के द्वारा जो लैब खोली, लेबोरेटरी खोली गई स्पोर्ट्स साइकोलॉजी की बर्लिन के अंदर, जर्मनी के अंदर, उसके बारे में आपको ध्यान रखना है। भारत के अंदर ये काम किसने किया? प्रोफेसर एमएल कमलेश ने किया, ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद 1925 के अंदर एथलेटिक रिसर्च लेबोरेटरी यूएसए के अंदर, कहाँ खोली गई? देश कौन सा था? यूएसए था। और इनको यूएसए का प्रथम खेल मनोवैज्ञानिक भी बोला जाता है। प्रथम खेल मनोवैज्ञानिक यूएसए का भी बोला जाता है। और क्योंकि यूएसए के हैं और यूएसए जो है वो पथ प्रदर्शक है लगभग हर फील्ड के अंदर, तो इनको खेल मनोविज्ञान का जनक भी कहा जाता है। इतनी चीजें जो है आपको यहाँ पे ध्यान रखनी है। फिर एक खाली समय आएगा 1932 के अंदर। हालांकि जो उन्होंने 1925 के अंदर जो लेबोरेटरी खोली, 1932 के अंदर वो बंद भी हो गई। बंद होने के बाद कुछ जो दौर है, चाहे वो वर्ल्ड वॉर 2 का दौर है या फिर उनके जितने भी स्टूडेंट्स जो थे, उन्होंने स्पोर्ट्स के फील्ड को फॉलो नहीं किया। वो हालांकि उन्होंने मनोविज्ञान तो पढ़ा, लेकिन मनोविज्ञान उन्होंने दूसरे फील्ड्स के अंदर पढ़ा। तो बीच में एक अंतराल देखिए आप, 32 से लेके 65 तक जो एक अंतराल है, उसमें जो विशेष जो काम है वो नहीं हुए। 1965 के अंदर खेल मनोविज्ञान की प्रथम कॉन्फ्रेंस होती है, और इसी के साथ में 1965 के अंदर यहीं पे अंतर्राष्ट्रीय खेल मनोविज्ञान महासभा का गठन भी होता है। अंतर्राष्ट्रीय खेल मनोविज्ञान महासभा का गठन भी इसी के साथ हो जाता है, जिसको इंग्लिश के अंदर आप कहोगे इंटरनेशनल सोसाइटी ऑफ स्पोर्ट्स साइकोलॉजी, जिसको इंग्लिश के अंदर आप कहोगे इंटरनेशनल सोसाइटी ऑफ स्पोर्ट्स साइकोलॉजी। इसी के साथ आपको भारतीय जो तिथि है उसके बारे में भी आपको ध्यान रखना है कि भारत के अंदर अगर हम बात करें तो स्पोर्ट्स साइकोलॉजी एसोसिएशन ऑफ इंडिया जो है, SPAI, 23 फरवरी 1985 LNIP ग्वालियर के अंदर इसकी स्थापना होती है। 23 फरवरी 1985 के अंदर इसकी स्थापना होती है। और स्थापना के अंदर, हालांकि स्थापना कहाँ हो रही है? LNIP के अंदर हो रही है, लेकिन प्रमुख जो भूमिका इसके अंदर रही वो साई की रही। वो NIS की रही। किसकी रही? NIS की रही, साई की नहीं रही। साई की जो स्थापना है वो कुछ ही समय पहले इससे हुई है, लेकिन मुख्य भूमिका जो किसकी रही? NIS की रही। NIS की क्यों रही? क्योंकि NIS जो है वो उस समय प्रमुख संगठन था, और बाहर विदेशों के अंदर क्या चीजें हो रही है उनके साथ संपर्क में कौन था? NIS आपके थे। NIS ने वहां पे महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, लेकिन स्थापना कहाँ हुई है इसकी?
LNIP के अंदर हुई है, और LNIP के अंदर प्रोफेसर एमएल कमलेश, आज्ञाजीत और इसके साथ कुछ और प्रोफेसर थे, उन्होंने इसकी गठन के अंदर महत्वपूर्ण भूमिका जो है वो निभाई थी। 1920 खेल मनोविज्ञान की प्रथम प्रयोगशाला की बात बर्लिन के अंदर हो चुकी है। कार्ल डीएम जो है, ये क्वेश्चन इस बार 2022 के अंदर पूछा गया है पीटीआई थर्ड ग्रेड के अंदर। तो यहाँ से जितने भी क्वेश्चन तथ्यात्मक रूप से हैं, ये सारे के सारे महत्वपूर्ण है। अगर पिछले 2 पेज के अंदर 2 क्वेश्चन 2 एग्जाम के अंदर आ चुके हैं, तो हो सकता है कल कभी ना कभी ये क्वेश्चन, दूसरे क्वेश्चन जो है वो भी पूछे जा सकते हैं। इसी के साथ प्रोफेसर फेरुसियो एंटानेली जो है वो प्रथम अध्यक्ष भी थे। फेरुसियो एंटानेली जो है वो प्रथम अध्यक्ष भी थे। उन्होंने 1965 जो ये कॉन्फ्रेंस हुई थी, इस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि स्पोर्ट्स को, खेल को मनोविज्ञान या फिर साइकोलॉजी की क्या है, आवश्यकता है। मनोविज्ञान या फिर साइकोलॉजी की आवश्यकता है। तो जितने भी तथ्य आपके सामने अभी तक आए हैं, इन सबको आपने ध्यान रखना है। कॉलमैन ग्रिफिथ का नाम पूछा जा चुका है, जनक कौन है ये पूछा जा चुका है, लेकिन ये जो 2 क्वेश्चन है ये अभी तक नहीं आए हैं। इनको आपने थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान रखना है कि इनकी पुस्तकें जो है वो पूछी जा सकती है। भारत की जो डेट है, इसको लेकर थोड़े से अपवाद रहते हैं, लेकिन फिर भी ये जो डेट है ये थोड़ी एकदम एक्यूरेट है। इसके बारे में आपको ध्यान रखना है। 1965 की ये जो डेट है, इसके बारे में ध्यान रखना है। तो ये क्वेश्चन जो है वो बहुत जल्दी पूछे जाने शुरू हो जाएंगे। प्रथम अध्यक्ष की बात हमारी हो चुकी है। वर्तमान अध्यक्ष जो है वो रॉबर्ट शिंके है। वर्तमान अध्यक्ष जो वो कौन है, रॉबर्ट शिंके हैं। इसके साथ आपको 2025 के अंदर जो अगली कॉन्फ्रेंस हो रही है, ISSP की जो अगली कॉन्फ्रेंस हो रही है, वो कहाँ हो रही है, हांगकांग के अंदर होने जा रही है। हांगकांग के अंदर अगली जो कॉन्फ्रेंस है वो होने जा रही है। इसके बारे में आपको ध्यान रखना है। 2021 के अंदर जो पिछली कॉन्फ्रेंस हुई है वो ताइवान के अंदर हुई है। पिछली कॉन्फ्रेंस जो कहाँ हुई है, ताइवान के अंदर हुई है। अगर बात करें साइकोलॉजी की, अगर बात करें हम स्पोर्ट्स मनोविज्ञान की, तो स्पोर्ट्स मनोविज्ञान जो है ओलंपिक स्तर पर, ओलंपिक स्तर पर 1984 में प्रथम बार यूएसए की जो टीम थी, अब देखिए हर जगह यूएसए आ रहा है कि खेल मनोविज्ञान के जो जनक हैं वो भी यूएसए से हैं, उसके बाद विभिन्न जो काम किए हैं वो भी यूएसए ने किए हैं। तो यूएसए जो है प्रथम बार ओलंपिक स्तर पर यूएसए की टीम के साथ जाना शुरू हुए, और लगभग 10-12 साल 1996 तक आते आते ये जो संख्या है ये 20 पार कर चुकी थी, कि 20 स्पोर्ट्स साइकोलॉजिस्ट जो है वो यूएसए की टीम के साथ गए थे। टीम जो है एथलेटिक्स की, या फिर अब देखते हैं किसी भी देश की ओलंपिक में टीम जाती है तो उसमें 150, 200, 250 खिलाड़ी जो है वो होते हैं। तो उन 250 खिलाड़ियों के लिए, 200 खिलाड़ियों के लिए 20 स्पोर्ट्स साइकोलॉजिस्ट जो है वो हेल्प करने के लिए गए थे, और प्रथम बार जो है ये ओलंपिक स्तर पर स्पोर्ट्स साइकोलॉजी जो है वो नजर आया 1984 के अंदर, ये नजर आया वहां पर। खेल मनोविज्ञान सामान्य, अब प्रकृति कैसी है, प्रकृति के बारे में बात करें तो खेल मनोविज्ञान सामान्य मनोविज्ञान की एक आधुनिक शाखा है। आधुनिक इसलिए कहा जाता है कि इसका जन्म जो है वो बहुत अभी अभी हुआ है, कि ज्यादा पुरानी शाखा ये नहीं है। अप्लाइड है, कि यहाँ के सामान्य मनोविज्ञान है उनके सिद्धांतों को उठाकर अप्लाई कहाँ कर दिया है, खेलों के क्षेत्र के अंदर कर दिया गया है। तो अप्लाइड अनुप्रयुक्त शाखा ये मानी जाती है, जिसमें खेल व खिलाड़ियों के व्यवहार, क्षमता, खेल के मनोवैज्ञानिक पहलू, मनोवैज्ञानिक पहलू वो पहलू जो डायरेक्ट कहो, इनडायरेक्ट कहो, किसी भी रूप में आपके प्रदर्शन को प्रभावित करते हैं। एक चीज आपको ध्यान रखनी है कि खेल मनोविज्ञान जो है वो न सिर्फ खिलाड़ी को बेहतर प्रदर्शन कराने के लिए मदद करती है, न सिर्फ ये देखती है कि वो कौन कौन से मनोवैज्ञानिक पहलू हैं जो खिलाड़ी के प्रदर्शन में सहयोग कर रहे हैं, बल्कि ये उल्टा भी चेक करती है कि खेलों में भागीदारी लेने से एक व्यक्ति जो उसके स्वास्थ्य पर कैसा प्रभाव पड़ रहा है, उसके व्यवहार में कैसा प्रभाव पड़ रहा है। तो ये 2 वे, दोनों तरफ से आने जाने वाला रास्ता है, कि आप इधर का प्रभाव भी देखेंगे और इधर का प्रभाव भी आप देखेंगे। खिलाड़ियों की मानसिक क्रिया, तनाव, चिंता आदि, व्यक्तिगत अभिप्रेरणा, संवेग, उपलब्धि आदि का अध्ययन किया जाता है। कंप्लीट अध्ययन किया जाता है, कि जैसे मैं बार बार कह रहा हूं कि न सिर्फ खिलाड़ी, कोच, पेरेंट्स, जब इंजरी होगी, रिहेबिलिटेशन चल रहा है, तमाम जो चीजें हैं वो वहां पे महत्वपूर्ण रहेगा। इसके अलावा बात करते हैं कि खेल मनोविज्ञान जो है इसको
क्रेटी, ये नाम आपको ध्यान रखना है, कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि खेल मनोविज्ञान के उपवर्ग किसने बताए हैं, तो नाम जो है वो दूसरी तरफ से भी आपको ध्यान रखने हैं। स्पोर्ट्स साइकोलॉजी के 3 मुख्य उपवर्ग हैं, 3 मुख्य उपवर्ग हैं। एक चौथा आप यहाँ पे देख रहे हैं, ये हाल फिलहाल के अंदर नया जो है वो जोड़ा गया है। तो मुख्य उपवर्ग कितने हैं? 3 यहाँ पे मुख्य उपवर्ग हैं। अनुभवात्मक या फिर एक्सपेरिमेंटल स्पोर्ट्स साइकोलॉजी, जिसके अंदर आप एक्सपेरिमेंट करते हैं, नई नई चीज़ों को खोजने का प्रयास करते हैं कि खिलाड़ी जो है उसकी मदद जो है वो कैसे की जाए। दूसरा है शैक्षिक या फिर एजुकेशनल। एजुकेशनल के अंदर आप क्या काम करते हैं? अब खिलाड़ी को सिखाते हैं चीज़ें, जो मनोवैज्ञानिक सिद्धांत हैं, तथ्य हैं, उनकी थेरेपीज बनी हुई है, कोई भी चीज़ें जो बनी हुई है, उनकी जो ट्रिक्स बनी हुई है, कोई भी कैसे आप चीज़ों को आसान बना सकते हैं, वो चीज़ें सिखाई जाती है। खिलाड़ी को इमेजिनेट करना सिखाया जाता है कि आप उनको पॉजिटिव सेल्फ टॉक बोलना सिखाया जाता है, मोटिवेट रहना सिखाया जाता है। तमाम जो चीज़ें हैं वो उनको बताया जाता है कि आप उन चीज़ों को कैसे हैंडल कर सकते हैं, ताकि खिलाड़ी जो अपनी योग्यता के अनुसार जो है प्रदर्शन कर सके। उसके बाद क्लिनिकल, क्लिनिकल जो है ये थोड़ा सा महत्वपूर्ण है। क्लिनिकल के अंदर क्या काम होगा कि अगर कोई खिलाड़ी जिसको इंजरी हो गई है, या फिर कोई खिलाड़ी सब्सटेंस एब्यूज, कोई नशे करने लग गया है खिलाड़ी, या कोई खिलाड़ी जो स्ट्रेस के अंदर है, एंजाइटी के अंदर है, खिलाड़ी जो है वो नेगेटिव थॉट्स जिसको बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, जिसको डर लगने लग गया है, तो वो तमाम जो चीज़ें हैं वो किसके अंदर ठीक की जाती हैं? क्लिनिकल के अंदर ठीक की जाती है, या फिर जो आपका क्लिनिकल उपवर्ग है इसके अंदर ठीक की जाती है। तो ये एक चीज़ आपको यहाँ पे ध्यान रखनी है। नया उपवर्ग जो है ये यहाँ पे इसके साथ जोड़ा गया था, ये यहाँ से काट के आपको यहाँ कर लेना है। विकासात्मक या डेवलपमेंटल, डेवलपमेंटल के अंदर आपको क्या करना है कि जो छोटे खिलाड़ी हैं उनका डेवलप, क्योंकि हम पर्यावरण के साथ रहते हैं, पर्यावरण के अंदर रहते हैं, तो पर्यावरण की विभिन्न जो चीज़ें हैं वो हमारे ऊपर प्रभाव डालती हैं, चाहे वो हमारे साथी खिलाड़ी हों, चाहे वो जैसा हम खाना खा रहे हैं, जो हम एजुकेशन ले रहे हैं, तमाम चीज़ें जो है हमारे पर प्रभाव डालती है। तो कैसे खिलाड़ी जो है वो बेहतर डेवलप हो सकता है, उन सब चीज़ों के बारे में अध्ययन किसके अंदर किया जाता है? डेवलपमेंटल या फिर विकासात्मक के अंदर किया जाता है। इसके साथ एक दो चीज़ जो है वो आपको थोड़ा और देखना है। 1900 अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन के बारे में हमने अभी देखा था। अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन, एपीए के बारे में अभी हमने देखा था। अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन जो है इसने स्पोर्ट्स साइकोलॉजी को अपनी ब्रांच के रूप में, स्पोर्ट्स साइकोलॉजी को अपनी ब्रांच के रूप में कब अपनाया? 1986 के अंदर इन्होंने अपनी ब्रांच के रूप में इसको अपनाया। इससे पहले 1984 के अंदर यूनाइटेड नेशंस की जो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका है, यूएसए की जो टीम है, उसके साथ साइकोलॉजिस्ट जा चुके थे। तो इन्होंने अपनी शाखा के रूप में इसको कब अपनाया? 1986 को स्पोर्ट्स साइकोलॉजी के रूप में अपनाया। किसने? अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन। बहुत इंपॉर्टेंट ये तथ्य है, बहुत इंपॉर्टेंट ये चीज है, ये आपको ध्यान रखनी है। इसके अलावा ब्रिटेन की जो एसोसिएशन है, फिर ब्रिटेन का जो संगठन है, उसके बारे में आपको ध्यान रखना है। तो इसको आप क्या लिखोगे? ब्रिटिश एसोसिएशन ऑफ स्पोर्ट्स एंड एक्सरसाइज साइंस। ब्रिटिश एसोसिएशन ऑफ स्पोर्ट्स एंड एक्सरसाइज साइंस के रूप में आप इसको ध्यान रखोगे, BASES। कई बार जो प्रमुख संगठन है उनकी फुल फॉर्म आपसे पूछ ली जाती है। तो स्पोर्ट्स के क्षेत्र के अंदर ये जो काम कर रहे हैं, नोट्स के अंदर अगर आपकी ये चीज़ें नहीं है तो इनको आपको ऐड करनी है। तो इसी के साथ हमारी स्पोर्ट्स साइकोलॉजी की ये क्लास यहीं समाप्त होती है। देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।